हेलो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज भाग 2 के गद्यांश भाग का जो पहला पार्ट है जिसका नाम है नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक है स्वयं प्रकाश। तो सबसे पहले हम आइए लेखक परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बिताया। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद भोपाल में रहते हैं। वसुधा पत्रिका के संपादन से भी ये जुड़े रहे। 8वें दशक में उभरे हुए स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके तहरे कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास है जो चर्चित रहे। आगे देखिए, उन्हें पहल समान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वप्न भी है। मतलब इन्होंने अपनी कहानियों में इनके आधार पर जो जातिवाद किया जाता है उनका अच्छा वर्णन किया है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध बनाती है। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता है। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता है। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, पहाड़ों, नदियों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने वाले तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने वाले का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। मतलब नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। ये कहानी कहते हैं कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। तो देखिए आगे, हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, 2 ओपन एयर सिनेमाघर और आगे देखिए, दो ओपन एयर सिनेमाघर और 1-2 नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड और प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी थी। किसकी प्रतिमा बनी हुई थी? संगमरमर की। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में बताई गई है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उहापोह और चिट्ठी पत्र में बर्बाद हुआ होगा। बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी नाम है उनका ड्राइंग मास्टर का, को ही ये काम सौंप दिया गया, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रही थी। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी
टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो वगैरह नारे याद आने लगते हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। क्या नहीं लगा हुआ था? चश्मा नहीं लगा था। यानी चश्मा तो था, लेकिन वो चश्मा संगमरमर का नहीं था। नेताजी की मूर्ति बना दी जाती है, लेकिन उस मूर्ति पर किसका चश्मा नहीं लगाया जाता है? संगमरमर का। मूर्ति संगमरमर की, लेकिन चश्मा संगमरमर का नहीं होकर एक सामान्य सचमुच चश्मा लगा दिया जाता है। चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। हालदार सब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। हंसने लगे। कौन हंसने लगे? हालदार साहब। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल का। कि मूर्ति किसकी बनी हुई है? पत्थर की, और चश्मा रियल का लगा दिया है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर इस कस्बे के नागरिकों को ये प्रयास सराहनीय ही कहा जा सकना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप का या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। कहने का मतलब है, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ती है, तब भी हालदार साहब उस मूर्ति के बारे में विचार करते रहते हैं। अंत में ये निष्कर्ष पर पहुंचते कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय कहा जाना चाहिए। महत्व है, यानी मूर्ति तो रंग रूप कद का महत्व नहीं होना चाहिए, उनकी भावनाओं का महत्व होना चाहिए, और वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक का विषय बन जाती है या मजाक की चीज़ बन जाती। कुछ दिनों के बाद दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहली बार जब आए थे चश्मा दूसरा था, अब की बार चश्मा चेंज कर दिया। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। पहले चौकोर चश्मा लगा हुआ था, अब कौन सा चश्मा लग गया? गोल। हालदार साहब का कौतुक और बड़ा। कौतुक मतलब अचंभे में और ज़्यादा पड़ जाते हैं। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े की नहीं बदल सकती, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनी हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है? ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले के खुद मुँह में पान ठूसा हुआ था। वे एक काला मोटा आदमी, खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर आंखों ही आंखों में हंसता, मन ही मन हंसा। उसकी तोंद थिरकी। घूमकर पान वाला पीछे घूमकर दुकान के नीचे पान थूका, अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। एक कैप्टन चश्मे वाला है, चश्मे बेचने का कार्य करता है, वो ऐसी हरकतें करता है। अब आगे देखिए क्या करता है। प्रश्न पूछा, किसने? हालदार साहब ने। किससे पूछा था? पान वाले से। हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज करता है, पान वाले ने समझाया। उस मूर्ति पर चश्मा चेंज कौन करता था? कौन चश्मे बदलने का कार्य करता था? कैप्टन चश्मे वाला। क्या मतलब है? प्रश्न वापस किया जाता है, किसके द्वारा? हालदार साहब के द्वारा। क्यों चेंज करता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको मान लो। अब वो विस्तार से बताता है। कौन बताता है? चश्मे वाला हालदार साहब को बताता है कि कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया। कहने का मतलब है जो मूर्ति वाला मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाए रखता वो, तो कैप्टन किधर से लाएगा? चौड़े फ्रेम वाला चश्मा मूर्ति का उतार के दे देता है, उधर उस मूर्ति पर दूसरा बिठा दिया, दूसरा चश्मा लगा देता है। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। अब हालदार की बात समझ में आती है। एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन। नाम चश्मे वाले का नाम क्या है? वाकई में वो कैप्टन नहीं है, लेकिन नाम उसका कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। किसको?
नेताजी के बिना चश्मे वाली मूर्ति किसको बुरी लगती थी? कैप्टन को। इसलिए वो किसी न किसी प्रकार का चश्मा उस पर लगा ही देता था, बल्कि आयत करती थी, मतलब उसको पीड़ित भी करती थी। मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता। लेकिन जब कोई ग्राहक आता, उससे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती। दरकार का मतलब होता है ज़रूरत। क्या होता है? ज़रूरत। दरकार का मतलब होता है ज़रूरत। जब वैसे ही फ्रेम वाले चश्मे की ज़रूरत होती, जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन क्या करते थे? उस समय कैप्टन चश्मे वाला उस मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता, दूसरा फ्रेम वाला चश्मा लगा देता। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है चश्मे बेचने का। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? ओरिजिनल चश्मा यानी संगमरमर का चश्मा कहाँ है? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ ज़्यादा थी नहीं, अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी, यानी थूक थूका, पान थूकता है। मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। कहने का मतलब है, जो ड्राइंग मास्टर था ना मोतीलाल, जब उसने मूर्ति बनाई तो चश्मा बनाना वो भूल गया। तो ये मास्टर मोतीलाल के लिए आया है, जो स्थानीय स्कूल में ड्राइंग का टीचर है। तो मास्टर इस चीज़ को बनाना भूल जाता है। आगे देखिए, पान वाले के ये मज़ेदार, देखो, पान वाले के लिए ये मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। पान वाला तो इससे मतलब आनंद की अनुभूति करता था, लेकिन हवलदार साहब इस चश्मे की स्थिति, मतलब इस मूर्ति की स्थिति को देखकर चकित हो जाते थे, द्रवित हो जाते थे। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया? देखो, कहने का मतलब है, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला ये तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी, असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, ऐसी बातें सोचते हैं हवलदार साहब। हवलदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लगा। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान वाले के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़कर पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा और फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या फौज में पागल है, पागल है। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। इतने में देखो आगे क्या होता है। पान वाला नया पान खा लेता है, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में ठूंस रहा है। तो हवलदार साहब को ध्यान से देखा। उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा। किसने? पान वाले ने। अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा। लंगड़ा किसके लिए आया है? कैप्टन वाले के लिए। पागल है, पागल। वो देखो, इतने में कौन आ जाता है? पान वाले के सामने और हवलदार के सामने इतने में कौन आ जाता है? कैप्टन। आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। किसकी बात हो रही? फोटो किसकी छपाने की बात हो रही? कैप्टन की। किसको कहते हैं ये? हवलदार साहब को कौन कहते हैं? पान वाला। आगे देखिए,
हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्ति का एक इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची, दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। अब एक बंद दुकान के सारे अपना बांस दिखा रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। कौन? कैप्टन। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पाल वाले ने साफ बता दिया कि अब वे इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो गया चलने के लिए। काम भी था और हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। देखिए यह है कैप्टन और ये मूर्ति सुभाष चंद्र बोस के, इस पर रोजाना वो कुछ न कुछ दिनों से चश्मे चेंज करता रहता था। अब आगे देखिए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। तो कभी गोल चश्मा होता है, तो कभी चौकोर चश्मा, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर है। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, मतलब प्रसन्न करने के लिए मूर्ति को। अब आगे देखिए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। एक दिन आते हैं, कौन आते हैं? हालदार साहब। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं। आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुँह का पान नीचे थूका, सिर झुकाकर अपनी धोती की सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया, इसलिए मूर्ति पर चश्मे लगाएगा कौन? क्योंकि कैप्टन की तो मृत्यु हो चुकी है। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर गरगरस्ती जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है, अपने ले बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की आदेश तले में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर क्या नहीं है? चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। सरकंडे मतलब जो गोबर से बनते हैं ना सरकंडे, गोबर से क्या बनते हैं? सरकंडे। तो सरकंडों से बना एक छोटा सा चश्मा उस मूर्ति पर लगा था। हालदार साहब उसको देखकर भावुक हो जाते। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। इस बात पर उनकी आंखें भर आ जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसा लगा आज का अध्याय? हम आगे भी इसी प्रकार से सभी पाठों का अध्यापन करवाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करें।